नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आधुनिक आवर्त सारणी का यानी कि तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर से। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है उसमें तत्वों का गुण धर्म जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तत्वों की द्रव्यमान संख्या के ऊपर। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, तत्वों की संख्या के आवर्त फलन होता है। तत्वों की जो संख्या होती है उसी के आवर्त फलन होता है। ऑप्शन पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं फटाफट से देखता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु के साइज क्या होता है? तो बाएं से दाएं अगर आप जाओगे तो उसके आकार जो है ना वो बढ़ते हैं। बाएं से दाएं जब जाइएगा तो उसका आकार में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जब कभी आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जब जाएंगे तो उसके आकार, उसका जो आकार है वो बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभ जो है उसकी संख्या कितनी है? उदग्र स्तंभ जो है उसकी कुल संख्या कितनी है? तो 18 जो है उदग्र स्तंभों की कुल संख्या है, ये याद रखेंगे। उदग्र स्तंभ का मतलब होता है यहाँ पर वर्ग का। तो कुल कितने वर्ग हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो 18 वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूलैंड्स महोदय ने किया है। मैं आपको बता दूं कि आप आवाज़ को म्यूट करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसका टेस्ट दे सकते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसमें कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 3 नियम डोबनेयर ने त्रियक नियम दिया है और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लागू होता है। ठीक है, ये बात को जरूर याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग जो है ना उसमें कौन से तत्व हैं? इसमें से बताना है कि आपको कौन सा तत्व जो है उसमें आता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाँ AR है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह का। तो आपका इसमें जो है ना AR यानी कि आर्गन आता है। आर्गन एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस को शून्य वर्ग में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? इसमें से बताना है। MgNa के यानी कि पोटेशियम या कैल्शियम। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है और यह अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी पूर्वक दूसरे को दे सकता है, ये याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार है वह तत्वों की परमाणु संख्या है, या अर्थात इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो चला जाएगा। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक रूप से रहते हैं वो कौन से समूह में है? देखिएगा, ये कार्बनिक यौगिक में जो तत्व रहते हैं वो कौन से समूह में पाए जाते हैं? तो यह है आपका 14वां ग्रुप में पाया जाता है। अक्रिय तत्व जो है उसमें से बताना है आपको कि अक्रिय तत्व कौन सा है, इसमें से कौन सा है? तो हीलियम जो है वो एक अक्रिय तत्व है, ये याद रखेंगे। बी नंबर ऑप्शन हमारा चला जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें 17वां वर्ग में जो तत्व रहता है वो कौन सा तत्व कहलाता है, उसका नाम बताना था। हैलोजन ग्रुप जो है वो है हमारा 17वां वर्ग। 17वां वर्ग को क्या कहता है? हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप के कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो ये याद रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने? 7 आवर्त हैं। ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कुल कितने आवर्त हैं? तो ये याद रखेंगे कि 7 आवर्त हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेंडलीव के अपने आवर्त नियम में तत्वों को सजाया, किस क्रम में सजाया? याद रखेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीव महोदय ने सजाया है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वो चला जाएगा। सी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने सजाया है। ठीक है, 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को देखते जाइए और इसको जो है ना आपको बार बार रिपीट करना है ताकि आपको याद हो जाए क्वेश्चन। और अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। वीडियो के अंत में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अंत तक वीडियो देखिए ताकि हो सकता है आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ला करके आपको पूरा का पूरा मोटिवेट करूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने तो तत्वों की त्रिज्या क्या होती है? तो तत्वों की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तत्वों की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। बाएं से
दाएं जाने पर उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घटती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे विद्युत ऋणात्मक जो है वो कौन सा तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मक जो है ना Fe होता है, Fe सॉरी यहाँ पर F होगा, फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसमें से जो दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व वही है। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, देखिए इसमें जो अपडेटेड अभी आया 118 तत्वों का पता लग चुका है। इसमें बी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है, ए नंबर ऑप्शन होगा। 118 तत्वों का पता लग चुका है। अगर 118 ऑप्शन नहीं होगा तब आप 114 ज़रूर मार दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम जो है वो कब दिया है। तो उन्होंने दिया है 1869 में जो है ना, 69 ईस्वी में जो है दिया है, 1869 ईस्वी में उन्होंने दिया है इसके बारे में नियम। तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर चला जाएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है, हालांकि ये हिस्ट्री पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पूछ दे एक आध दो क्वेश्चन क्योंकि सिलेबस से रिलेटेड है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावित होता है। इसमें से प्रभावी है, कहाँ तक तत्वों तक ये जो है ना प्रभावी रूप से कार्य करता है। तो कैल्शियम तक ये कार्य कर लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना ए नंबर ऑप्शन चला जाए, कैल्शियम तक, ठीक है। ये याद रखेंगे, याद रखने वाला चीज़ है। आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्षारीय धातु कहलाते हैं। और दूसरा जो होता है क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। पहला जो वर्ग है वो क्या कहलाता है, क्षारीय धातु का वर्ग कहलाता है, और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा क्वेश्चन। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुण जो है आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ का जो है वो द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका, कि परमाणु द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और ये देखिए क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है तो आप ज़रूर याद रखेंगे। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आपके बीच में लाऊं, ताकि आप जो है ना अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चंस का रिवीजन कर ले। तो आप जो है मैट्रिक एग्ज़ाम में या कहीं भी जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे और साइंस का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी पूर्वक उसे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंडलीफ के तत्वों को मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किस क्रम में वर्गीकृत किया। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर भी क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, के बढ़ते क्रम में वो क्या कर दिया है, उसको वर्गीकृत किया है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 मुक्त तत्व को आप किस समूह में रखते हैं। देखिए 2-8 आया है, तो 8वां जो है वो कौन सा तत्व में आ जाएगा, 18वां ग्रुप में आ जाएगा। 18वां ग्रुप को शून्य ग्रुप कहा जाता है। 18वां समूह में इसको आप रखिएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तरह से आएगा। त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया, मैंने शुरुआत में ही बताया था। त्रियक नियम जो है डोबनेरर महोदय ने बताया है। तो ये नंबर सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका। सी नंबर में डोबनेरर के बारे में बताया गया है। आंसर्स भी आपको दिए गए हैं, तो आप आंसर्स का क्वेश्चन जो है ना कॉपी पे जो है से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। परमाणु का साइज जो है वो बाएं से दाईं ओर जाता है तो क्या होता है। देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है, बाईं से दाईं ओर जाता है तो क्या होता है। दाएं से बाएं नहीं जा रहा है, बाईं से दाएं जाएगा तो घटता है, ठीक है। परमाणु का साइज क्या होता है, घट जाता है। आकार जो है वो क्या, घट जाता है। तो ऐसे रिपीट बार बार क्वेश्चंस अगर रिपीट होता है, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि न्यूलैंड्स ने जो है अपना अष्टक नियम जो है वो कब दिया। तो न्यूलैंड्स महोदय ने भी अपना अष्टक नियम दिया था। ये कब दिया था, ये याद रखेंगे 1893 ईस्वी। इसमें से डाउटफुल है, 1793 ईस्वी होना चाहिए। तो पहले नियम दिया है न्यूलैंड्स का, उसके बाद आया था और सभी नियम। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसका एक बार क्रॉस चेक आप कर लीजिएगा NCERT बुक से। LIBEBNA को बढ़ती हुई आयनन ऊर्जा के क्रम में इसको सजाना है। तो आयनन ऊर्जा के क्रम में इसको जब सजाइएगा तो आप देखिएगा कि Na रखेंगे, Na उसके बाद Li, उसके बाद रखेंगे B, उसके बाद Be, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है ना वो चला जाएगा आयनन ऊर्जा के क्रम में, कि कौन सबसे अधिक जो है ना आयनन ऊर्जा होता है। 3 तत्व दिए गए इसमें, बी यानी कि बोरॉन दिया है, सिलिकॉन दिया है, जर्मेनियम दिया है। इसमें से क्या है, ये तत्व धातु हैं, अधातु हैं, ए बी दोनों है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ये 3 तत्व दिए गए हैं इसमें से,
ये धातु उपधातु ये दोनों में से धातु और धातु नहीं है, तो ये उपधातु के कैटेगरीज़ में यहाँ पर जो है ना आते हैं, इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ये दोनों कैटेगरीज़ में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। रिवीजन करिए, और किसी भी क्वेश्चंस में मैं कहता हूँ आपको कि डाउट रहे तो आप कमेंट करिए और आप प्रयास करिए कि उसके सही आंसर्स बता सकें। आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। उदग्र स्तंभ का मतलब होता है खड़ा, तो खड़ा स्तंभ जो है ना वो वर्ग कहलाता है। तो आवर्त सारणी का जो उदग्र स्तंभ होता है वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। याद रखेंगे। क्षैतिज स्तंभ जो है वो आवर्त कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चंस, ताकि क्वेश्चंस का रिवीजन आसानी पूर्वक हो सके आपके बीच में, और एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो रिवीजन करते रहना है आपको। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और तत्वों की जो प्रवृत्ति है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, इसमें से कौन सा कथन जो है ना वो असत्य है ये बताना है आपको। तो इसमें जो है धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकताओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं, या इनमें से ऑक्साइड अम्लीय हो जाता। मतलब देखिए यहाँ पर जो है ना इसके ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं, ये जो है ना इसमें से कथन जो है वो असत्य है। ज़रूरी नहीं है कि वो होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? मैंने पहले ही बताया था कि उदग्र कतारें जिस प्रकार से वर्ग कहलाती है, क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। तो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। चूँकि मैं जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड मैं कंटेंट्स जो है पहले बता देता हूँ, ताकि आपको उस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएँ तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ सर्कुलेट हो और आप आसानी पूर्वक उसके आंसर्स को कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का चतुर्थ एवं पंचम आवर्त जो है वो कैसा आवर्त है? तो याद रखेंगे चतुर्थ और पंचम जो है ना वो दीर्घ आवर्त है, यानी कि सबसे बड़ा आवर्त जो है वो कौन सा है? चतुर्थ और पंचम जो आवर्त है वो सबसे बड़ा आवर्त के कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये याद रखिए कौन सा आवर्त दीर्घ आवर्त में आता है, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा कि ये आवर्त जो है ना वो दीर्घ आवर्त में आता है, चतुर्थ और पंचम। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्ग प्रथम का तत्व कहलाता है क्षार धातु कहलाता है। मैंने आपको बताया क्षार या क्षारीय धातु कहलाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु के बारे में मैंने बताया कि दूसरा जो वर्ग है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग करके पूछ देता है और आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमेशा से प्रयास रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। आपको बार बार हटाया गया है, हालांकि आप इसे भी रट लीजिए। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। 15 जो है इसमें फास्फोरस की परमाणु संख्या को बता रहा है। इसमें 17 जो है वो क्लोरीन की परमाणु संख्या और 18 जो है आर्गन की परमाणु संख्या को बतला रहा है। तो जितने भी परमाणु संख्या है वो आप अगर जानोगे तो आप आसानी पूर्वक छांट दोगे। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु और अधातु के को अलग करती है। तो वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर आने वाले तत्व क्या होंगे? देखिए, धातु और अधातु के बीच में अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो उसके बीच में आने वाला तत्व क्या होगा? उपधातु होगा। तो यहाँ पर इसका डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, उपधातु। तो दोस्तों मेरा ये प्रयास था छोटा सा, जिसमें कि मैंने आपके बीच में क्वेश्चंस को रखा। आप इसका रिवीजन करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।